हम किसी को किसी की हवेली क्यों नहीं दिखा पाते कि यहाँ फला राजा रहा करते थे, यहाँ फला साहब रहा करते थे, यहाँ ये काम हुआ था। अच्छा, एक तरीका ये होता था कि जब भी कोई मॉन्यूमेंट बनता था, कोई भी इमारत बनती थी, तो उसके ऊपर एक पत्थर लगाया जाता था जिसे कतबा कहते हैं। कतबा ये होता है, मोस्टली इट इज पोएटिक, और उसका आखिरी मिसरा जो आखिरी वर्ष होती है उस पोएम, उसके जितने भी लेटर्स उनको एक पर्टिकुलर नंबर दिया। तो when you will calculate the numbers of the letters of that particular word, जब आप उस लाइन में मौजूद हर लेटर की जितने भी नंबर उन्हें कैलकुलेट करेंगे तो एक पर्टिकुलर डेट आएगी, और उस डेट से आप ये पता कर सकते हैं कि ये कब बना, किस साल। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, इस पे 1 2 3 4 5 शेर हैं, 5 कपलेट्स हैं, और आखिरी कपलेट जो है उससे डेट है 1845। मस्जिद प्राइवेट यूज़ की थी। एक इंसान है जिसके घर से सटी हुई उसके कैंपस में एक मस्जिद है जो उसके और उसके घर वालों के इस्तेमाल के लिए है। अब हम लोग जैसे इस मस्जिद से, रास्ता तो यहीं से है पीछे का, और जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इमाम बांदी बेगम वक्फ स्टेट आ जाएगा। इमाम बांदी बेगम दरअसल सआदत अली खां की बीवी हैं। सआदत अली खां पोते हैं बीजी बेगम के फादर हैं अली अजीम खां। तो ये कनेक्शन है। इमाम बांदी बेगम जो थी, ये 1890 में अपनी पूरी रियासत, अपनी पूरी जायदाद को जो उनको अपने ससुराल से मिली थी, वो पूरी जायदाद वक्फ करती हैं, एक ट्रस्ट बनाती हैं, और 1890 में इस जायदाद के पेपर्स पे जो वक्फनामा है उस पे इस जायदाद की जो सालाना आमदनी है वो 8,10,000 रुपए है इन 1890, और उसके बाद ये बढ़ता चला गया। बहरहाल जी जी, इमाम बाड़े का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी बताते हैं जी। आगे चलते हैं। हाँ, याद करते हैं इमाम हुसैन जी। को, तो वैसे में इमाम बाड़ा बेसिकली ज़्यादातर 3 तर्ज का पटना में है। एक तो मुसलमानों में 2 सेक्ट है, सुन्नी और शिया, वो मिल जाता है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा तीसरा हिंदुओं का भी, जो हिंदुओं का अकीदत है इमाम हुसैन से रिलेटेड। तो पटने में फ़िलहाल 3 तरह के इमाम बाड़े मौजूद हैं, जो शियाओं के भी हैं, सुन्नियों के भी हैं और हिंदुओं हजरात के भी हैं। तो ये पटना की एक खूबी है कि पटना में ऐसी चीज़ें हैं। और ये हम जो इमाम बाड़ा आपको तीनों का एग्जाम्पल अभी दिखाएंगे। तो ये जो इमाम बाड़ा है, ये बिहार का सबसे बड़ा इमाम बाड़ा, और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे एक औरत ने बनवाया। क्या मतलब ये समझ में आता है कि मतलब क्या जो तर्ज बनाने का है उसको देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बांदी बेगम जी, इमाम बांदी बेगम। तो किस्सा ये है कि इमाम बांदी बेगम जब यहाँ पर आई तो अली अजीम खां की हवेली में एक इमाम बाड़ा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, जो अब अंदर जनान खाने का है, जहाँ पे अब औरतों की मजलिसें होती हैं। और ये इमाम बाड़ा जो है ये 1934 में बनाया गया, जो अभी प्रेजेंट जिस शक्ल में हमें दिखता है, ये 1934 में, यही पत्थर भी लगा हुआ है वहाँ पे, तो ये 1934 में बनाया गया। और ये इमाम बांदी बेगम के मैके से जो फैमिली थी, ये उनके ज़रिए, और लगातार वो लोग इसके केयर टेकर रहे इस पूरी जायदाद के, और अभी भी जो लोग इन घरों में रहते हैं वो उसी फैमिली से हैं। अभी नजम साहब हैं, नजम साहब से पहले असद दादा थे, असद दादा से पहले उनके वालिद नवाब अली सज्जाद साहब थे, उनके बाद नवाब अली जाफरी थे, जिन्हें अल्लन साहब कहते हैं पटना के लोग। तो इस तरह से ये लगातार उस फैमिली की देखभाल में ये इमाम बाड़ा, वो मस्जिद और ये तमाम जायदाद, और ये इस तरह से कि इसके आसपास जितने भी क्वार्टर्स थे, जितनी भी दुकानें हैं, ये उस ज़माने में, मतलब ये सुनते हैं कि 1950s में जब ज़मींदारी गई है तो उस ज़माने में 3 रुपये या 4 रुपये महीने के किराए पर ये दुकानें और ये घर लोगों को रहने के लिए दिए गए थे, और अभी तक कुछ लोग रहते थे इसमें, और अभी भी कुछ लोग हैं आगे की तरफ। तो इस तरह से इस इलाके में आम लोगों के लिए एक वेलफेयर स्कीम के तौर पे ये चीज़ काम करती थी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो शहर के नहीं हैं, वो बहुत ही मिनिमम किराया देकर, बहुत ही कम पैसे पर शहर में रह सकें, अपना कारोबार कर सकें। तो इन तमाम चीज़, और इससे जो किराया आएगा, इससे जो पैसा आएगा, इससे जो आमदनी होगी, उसी से ये पूरा स्टेट चलेगा। इमाम बाड़े के पीछे एक बहुत बड़ी ज़मीन है, उसके ऊपर किसी ज़माने में बाग हुआ होता था, अब खेत है। तो बहरहाल, और इस वक्फ स्टेट की जो बाकी जायदाद हैं, बाकी जो ज़मीनें हैं, वो मुजफ्फरपुर में भी हैं, बिहार के अलग अलग इलाक़ों में है, गाज़ीपुर में है,
सेम ऐसी स्टोरी जैसे अभी आप लोगों ने बीबी सोगरा का किस्सा सुना होगा कि उन्होंने वो सारा, तो सेम वेलफेयर के लिए इन्होंने भी किया। उन्होंने तो ये जो 2 औरतें हैं बिहार की, ये सबसे मशहूर है खास कर मुस्लिम सोसाइटी में, जिनका मतलब पब्लिक वेलफेयर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खास के 19th सेंचुरी में। उनका भी जो वक्फ स्टेट है 1896 का, इनका भी तकरीबन उसी दौर का। इस वजह अगर कई लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि दोनों बहनें थी, बेसिकली बहनें नहीं थी, लेकिन ये है कि दोनों का जो काम है उससे आज भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये जो औरतों का कंट्रीब्यूशन है अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली देख रहे हैं हज़ारों लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं। डेवढ़ी सबको पता है डेवढ़ी? हाँ, नहीं, अच्छा। तो जब आप दरवाजे से एंटर करते थे तो एक हिस्सा होता था डेवढ़ी जहाँ पे 2 पत्थर लगे होते थे, और ये कि इंसान जब घर के अंदर आया तो वहाँ पे इंतज़ार करे जब तक एक नौकर जाके खबर करेगा कि अच्छा कोई साहब आए हैं, तो वो डेवढ़ी पे इंतज़ार करेंगे। जैसे कोई बड़े बड़े महल में जाइएगा तो वुडन स्लैब लगे रहेंगे, फिर उसके बाद एक दूसरा दरवाजा, मतलब उसी से चलता हुआ बस वही। और आमतौर पे जब डेवढ़ियाँ होती थी उनके दोनों तरफ 2 कमरे होते थे जो बैठका कहलाता था, कि वहाँ पे लोग बैठ गए। तो अब तो बहरहाल इसमें अच्छा खासा हिस्सा टूट गया, मगर ये है। सभी ने वो कव्वाली सुनी है, दमादम मस्त कलंदर, तो घनन घनन तेरी नौबत बाजे। तो ये नौबत क्या बज रही है जी? ड्रम्स। तो जब कोई आता था, अब अच्छा आप दरवाज़ा देखिए, दरवाज़ा यहाँ है, घर वहाँ है, तो अब जब कोई आ रहा होता था दूर से, नौबत खाना हमेशा दरवाज़ों के ऊपर होता था या किनारे किनारे बनाया जाता था, तो जब कोई दाखिल हो रहा है तो वहाँ पे नौबत शुरू होती थी ताकि अंदर लोग ख़बरदार हो जाएं कि लोग आ रहे हैं। नौबत खाना सबसे ईज़िली और सबसे बेहतर हालत में इस वक्त मतलब अगर कहीं का कहा जाए तो दीवाने आम के बाहर लाल किले में जो दरवाज़ा है वो नौबत खाना है, और ऊपर देखेंगे कि 2 तरफ कमरे बने हुए और बीच में स्पेस है। इसी तरह का एक नौबत खाना काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने है, जो नवाब अली इब्राहिम खां का बनवाया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें, तो जब भी कोई दाखिल हो रहा है वहाँ पे लगातार नौबत बजती थी, शहनाई होती थी, वहाँ पे सारंगी नवाज़ और तबला साज बैठा करते थे और ये लगातार ये बजाए जाते थे। तो इस तरह से एक सेलिब्रेशन का माहौल होता था। साउंड पॉल्यूशन इस वक्त कि यही था जो था। अच्छा, नौबत खाने क्या मुस्लिम कल्चर का नहीं, हिस्सा नहीं। है या? हम जाएंगे तो बड़ी पटन देवी मंदिर आ जाएगा, दाई तरफ जाएगा ईदगाह। तो बेसिकली यही वो ईदगाह है जिसको 1038 हिजरी यानी 1628 हिजरी में, 1628 जो मौजूदा कैलेंडर है उसमें बनाया गया है। तो इस हिसाब से ये जो ईदगाह है ये 395 साल का हुआ, और इसको उस ज़माने में जो बादशाह हाकिम थे वो थे शाहजहाँ। शाहजहाँ वही हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिन्होंने लाल किला, ताजमहल और दीगर कई इमारत बनाई। लेकिन ये जो इमारत है, ये जो ईदगाह है, ये लाल किले से 10 साल पुरानी है। यानी शाहजहाँ 1628 में बादशाह बनते हैं और ये इमारत भी 1628 की है। हाँ, और उससे भी मज़ेदार चीज़ एक ये है कि इसको बनाने वाले उनके अपने सगे साढ़ू हैं, यानी उनकी जो वाइफ हैं जिनके नाम पे ताजमहल बना है, उनकी बहन के हस्बैंड जो सैफ खान 1628 से 1632 तक बिहार के गवर्नर थे, तो उन्होंने उस दौरान बनवाया है। और उस दौरान उन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ बनवाई है, और एक तो ये ईदगाह हो गया, एक मस्जिद है जिसको हम लोग मदरसा मस्जिद या सैफ खान की मस्जिद के नाम से जानते हैं। हाँ जी जी, तो उसको मदरसा मस्जिद क्यों कहते हैं कि उसी मस्जिद के साथ उन्होंने एक मदरसा भी बनवाया था, और वो मदरसा आपको जान के हैरत होगी कि उसमें राजा राम मोहन राय ने पढ़ा है। हाँ, क्योंकि आपने खुद कहा कि आप कलकत्ता से आती हैं, तो ये आप लोगों के यहाँ थोड़ा और भी उनको लेकर ये है लोग, तो इस वजह कर उन्होंने वहाँ अरबिक और पर्शियन वहीं सीखा था, और इसी वजह कर वो उसके बड़े विद्वान बने, तो वो बहुत बड़ा सेंटर था। तो ये 3 काम सैफ खान का उस ज़माने का है जो उन्होंने अपने दौर में किया था, ये ईदगाह, वो मस्जिद और वो मदरसा, और उन्हीं वो गवर्नर थे और उन्हीं के दौर में ये सारी चीज़ें हैं। अब एक सवाल यहाँ पे आता है कि ये ईदगाह यहाँ पर क्यों कायम हुआ? तो उसकी ये वजह है कि यहाँ पर पुरानी आबादी थी, तो
तो आबादी होने की कई निशानी होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जिस चीज़ को ट्रेस किया है, जो एक वजह है कि ये शहर का बाहरी हिस्सा है। आमतौर पर आज देखेंगे पुराना जो शहर है वो इस इलाके में, शहर इस तरफ बस रहा है, लेकिन यहाँ पे लोदी टाइम यानी जो मुग़लों से पुरानी जो दौर है वहाँ पर की आज भी निशानी मौजूद है। जैसे यहाँ पर एक मकबरा है जो उस ज़माने का, जिसका स्ट्रक्चर बता रहा है कि वो लोदी पीरियड का है, तो यानी मुग़ल लोदियों के बाद में आए हैं, तो इस वजह कर ये यहाँ पर है। और पीछे सादिकपुर मोहल्ला है, उसकी स्टोरी हम चलते चलते आगे आपसे बात करेंगे। भी ये है कि वो बेसिकली 1857 के बाद और उसके बाद के जो क्रैकडाउन हुए हैं उन हिंदुस्तानियों के ऊपर जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी, तो पटना में जब 1857 की तारीख़ हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा कि पटना का जो कमिश्नर टेलर है वो बहुत तेज़ आदमी है और उसको एहसास था कि यहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पटना में 3 ग्रुप होता था। एक ग्रुप होता था जो बेसिकली लखनऊ से ख़त किताबत करता था, उनके टच में था, वो थे पीर अली जिनको फांसी दी गई। दूसरा एक और ग्रुप था जो दिल्ली के टच में था, वो अली करीम थे डुमरी के। और तीसरा एक ग्रुप था, वो था वहाबियों का ग्रुप। हाँ, तो वो वहाबियों का जो सेंटर है वो यही सादिकपुर था। तो इन सबसे पहले अंग्रेज़ों ने 3 महीना जिन लोगों को नज़रबंद किया, मौलवी यहिया अली, फैयाज़ अली और उन्हीं के ख़ानदान के 3 लोग, धोखे से टेलर ने उनको 3 महीने के लिए कैद किया था। और इसके बाद हुआ ये कि 1857 में टेलर ने कई लोगों को फांसी दी। यहीं पे गुजरी है, वहाँ के नवाब लुत्फ़ अली को भी गिरफ्तार किया था और उनके नौकर को फांसी दे दी थी, लेकिन चूंकि वो बहुत प्रोमिनेंट और बहुत बड़े आदमी थे, उनके ख़ानदान के कुछ लोग अंग्रेज़ों के टच में भी थे, इस वजह कर वो छूट गए। और उसके बदले में पटना का जो कमिश्नर है टेलर, उसको यहाँ से हटा दिया गया, उसके जगह दूसरे कमिश्नर आए। तो टेलर ने अपनी किताब बास में लिखा भी, अपनी सारी जो भड़ास है उसको निकाली है, उसमें उसने जिक्र किया है कि गवर्नर जनरल तक को पैसे देके खरीद लिए गए, ऐसी ऐसी बात उसने कर रखी है। तो उसकी वजह कर ये लोग भी छूट गए। लेकिन 1864 में 1864 में यहाँ पे अम्बाला से फौज आती है, पुलिस आते हैं और यही सादिकपुर का इलाका है जिसके ऊपर छापा मारते हैं। और यहाँ पर से यहिया अली, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम और इस तरह के सारे लोगों को पकड़ा जाता है और उन सारे लोगों को अंडमान, पहले तो फांसी की सज़ा होती है, लेकिन फिर लगता है कि फांसी देंगे तो ये आइकॉन बन जाएंगे, इसलिए उनको अंडमान निकोबार भेज दिया, जिसमें यहिया अली और अहमदुल्ला वहीं मर जाते हैं। और उसी में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आलमगंज के हैं आमिर खान, तो उनको जेल में इतना पीटा गया कि उनकी मौत हो गई है। तो खुद बिपिन चंद्र पाल की अपनी ऑटोबायोग्राफी में है कि उनको जो फ्रीडम स्ट्रगल में जिस चीज़ ने आने में जो मदद की, जो उनको जिस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुए, इंस्पायर्ड हुए, उसमें वही है कि आमिर खान को जेल में मारा जाना और उनकी मौत का बदला नॉर्मन जो चीफ जस्टिस है उसको अब्दुल्ला नाम के एक उन्हीं के आदमी ने मार दिया। और उसके बाद जो वायसराय है, जो लॉर्ड मायो, उसको 1872 में शेर अली अफरीदी ने कत्ल कर दिया। तो उन सारे लोगों का जो सेंटर था वो यही सादिकपुर था। उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों की जो कब्र थी, ख़ानदानी कब्रिस्तान था, उसको गधे से जुतवाया गया और उनकी सारी हड्डी को निकाल के फेंका गया और वहाँ पे उन्होंने उनको जलाने के लिए वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का शौचालय बनवाया। और आज भी वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग मौजूद है। वहाँ पे उन्होंने जो पैसा आया, 3 काम हुआ। 1,20,000 रुपये सालाना आमदनी थी उस जायदाद की, तो उससे उन्होंने 3 काम किया। पहला, मंगल तालाब, जो मैंगल्स टैंक उस जमाने था, वो खुदवाया वापस से, मतलब पुराना तालाब है लेकिन उसको वापस से खुदवाया। दूसरा, यहाँ पे मीना बाजार है, उसको बनवाया। और तीसरा, जो पटना कॉलेज की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, उसको बनाने में उस पैसे का इस्तेमाल हुआ। ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। तो इसमें इस सादिकपुर का एक बड़ा रोल है। तो हम यहाँ पे आए तो सोचा कि फ्रीडम स्ट्रगल का जो एक रोल है, मतलब उससे ऊपर, क्योंकि अक्सर जहाँ पे जब बात होगी नवाबों की, जागीरदारों की, तो वो प्रो अंग्रेज होंगे, लेकिन हम उन लोगों की भी बात करनी चाहिए जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ी, उनके लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, दौलत दे दिया और हर चीज़ अपना ख़त्म कर दिया। और मौलाना आज़ाद जो फ्रीडम स्ट्रगल में आए, वो जो इंस्पायर्ड हुए, उसकी एक वजह भी यही फैमिली है। क्योंकि मौलाना आज़ाद के एक टीचर होते थे अंग्रेज़ी के, जिनका नाम है रंजूर अजीमाबादी, तो मौलाना आज़ाद उनसे साथ रहते थे और उन्हीं की वजह कर मौलवी अब्दुल रहीम वाहिद आदमी जो छूट के आए हैं, तो उन्होंने किताब लिखी है तज़किरा सादिक़िया। तो उसका जो पहला रिव्यू या उसका समरी कह सकते हैं वो मौलाना आज़ाद ने, तो उनका शुरुआती लिटरेरी काम है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बगल में सादिकपुर थोड़ी दूर पे है, तो उससे जुड़ता है। तो चूँकि हम उधर जा नहीं रहे, लेकिन इस वजह कर उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम लोग बड़ी पटन देवी की जानिब चलते हैं। दो है, एक बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी। तो ये माना जाता है या तो पटना शहर का नाम पटन देवी से आया है, या फिर जो देवी है
उनके नाम में जो इन्फ्लुएंस आया पटन देवी, जैसे हम लोग अपने नाम पे अपने इलाके का नाम रखते हैं, तो चूंकि पटना में ये देवी है इसलिए पटन देवी के नाम से जान, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। और इसकी एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इतनी ज़्यादा मशहूर और मकबूल रही है कि ये मुग़ल दरबार में भी इसको पेट्रोनेज और बड़ी बड़ी इनको ये जागीरें दी गई हैं इस मंदिर ट्रस्ट को। तो ये हाँ, मतलब ये हत्ता कि औरंगज़ेब तक ने दिया है, तो इसकी मकबूलियत वहाँ तक मौजूद है। ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। तो ये बेसिकली राजा भूप सिंह से रिलेटेड ये इलाका रहे हैं। और राजा भूप सिंह को ज़्यादा तो नहीं, बस इतना जान सकते हैं कि पटना कॉलेज जब 1863 में खुल रहा था तो उसमें 3 से 4 लोगों का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें सबसे पहला कंट्रीब्यूशन गुजरी के नवाब विलायत अली, फिर उनके मामू या चचा हैं लुत्फ अली, उन लोगों ने 5, और तीसरे जिस इंसान ने कंट्रीब्यूट किया वो राजा भूप सिंह, जो उनके पड़ोसी और दोस्त होते थे। और बेसिकली बिहार 1757 में अंग्रेज़ों के कब्जे में जा चुका है, तो यहाँ भी जो भी राजा या नवाब या जो भी लोग हैं वो ज़मींदार की हैसियत रखते हैं, बल्कि वो आज़ाद राजा नहीं है जैसे जयपुर और ये होते थे। तो राजा भूप सिंह को राजा का खिताब दिया गया था। तो वैसे तो इनका बिहार के एजुकेशन में एक बहुत बड़ा रोल है, और इनके ट्रस्ट वगैरह से आज की डेट में मंदिर वगैरह चलता है। तो ये वही पुरानी ज़माने की इमारत है। तो ये बेसिक आप लोगों ने देख लिया, तो अब चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये पीछे इमारत उसी का पार्ट है? जी हाँ, जी हाँ, राजा का किला जी जी जी, उस दिन आपसे पूछी के तो गए थे। रानी का था। जी जी, वो होता था जनान खाना पीछे होता था, मर्द लोग आगे बैठते थे। नहीं, ये बाद में बना होगा, उनके वारिसों ने बनाया होगा। जी हाँ जी, 2 बड़े बादशाह गुजरे हैं, एक अशोका दूसरे शेर शाह, तो वो मिलता है। तो यहाँ पे बादशाह शाह आलम की ताजपोशी हुई है, तो ये अपने में यूनिक है। और तो उसे फराज भाई थोड़ा सा अगर आपको जोड़ दें तो बेहतर होगा। कौन सी सरकारी बिल्डिंग है? ये यहाँ पर है अफीम की एक फैक्ट्री हुआ करती थी उस जमाने में। अभी तो वो है ना, प्रिंट प्रेस है, गवर्नमेंट प्रेस, ये एग्जैक्टली यही है। गुलजार बाग पे जी जी जी, जहाँ नक्शापुरा बिहार का जमीन का समय शायद वही होगा। हाँ, इस सर्वेक्षण कार्यालय अलग। ये दूसरा, इसका ऑफिस ये है अंदर। तो हाँ, तो चूंकि हम लोग इधर तो शॉर्ट में निकलेंगे, इसी के लिए यहीं पे खड़े होकर बच्चों को वो जाने ही नहीं देंगे। और ऐसे भी बहुत बड़ा सांप है वहाँ पे एक। हाँ, वो हम लोगों ने खुद देखा था, इसलिए वहाँ पे नहीं जा रहे। तो उसके बारे में थोड़ा बता दें। तो शाह आलम 2 जो हैं उनका पटना से एक अलग किस्म का कनेक्शन रहा है, क्योंकि जब वो शहजादे थे तो उन्होंने पटना के ऊपर चढ़ाई भी की थी सल्तनत पर कब्जा करने के लिए। आलम 2 कौन हुए? शाह आलम 2 आलमगीर 2 के बाद बैटल ऑफ बक्सर वाले। तो ये कहा जाता है कि मुग़ल सल्तनत का बहादुर शाह ज़फ़र से पहले सबसे मज़लूम बादशाह अगर कोई है तो वो शाह आलम है, कि जिसकी सुई चुभा चुभा के जिसकी आंखें फोड़ दी गई थी, और उसके बावजूद वो बादशाह रहा, और वो अंधा हो गया था बादशाह, और उसके बावजूद बादशाहत उसी ने की। और शाह आलम के बारे में ये कह दें कि बहादुर शाह ज़फ़र के दादा, शाह आलम के बाद अकबर शाह सानी, अकबर शाह 2 और फिर बहादुर शाह ज़फ़र। तो ये क़स्सा है उनका। तो उनकी ताजपोशी इसी जगह हुई थी, तो वही था एक ये, चूँकि वहाँ अलाउ ही नहीं करेंगे तो हम लोग कोशिश भी नहीं करते। अब चलते हैं आगे। पुराना मंदिर है ये, तो ये आगे वाला नहीं, अगला जो हरा और येलो कलर का। जी जी, उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ भी है, तो उसमें डेट बनने का नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने रेनोवेट करवाया है उनका नाम जरूर जिक्र है। और गंज जो ज़्यादातर वर्ड वहाँ यूज हो रहा है जहाँ पे अंग्रेज़ों का प्रेजेंस है। अंग्रेज टॉल्टनगंज, बेकरगंज, ऐसी बहुत सारी जगह है। तो ये अंग्रेज़ों का ही दौर शुरू हो चुका था शाह आलम के दौर में। इस जगह तीनों मोहल्ले में गंज वर्ड यूज हो रहा है। यहाँ पे असीमाबाद वर्ड यूज हो रहा है, वहाँ पे गंज आ जा रहा है, फर्क आ रहा है। फसीउद्दीन बल्खी साहब ने एक किताब लिखी है पटना के कदबे, जिसमें उन्होंने पटना के सारे इंस्क्रिप्शंस को एक जगह पे कंपाइल किया है। तो जब वो इस जगह की बात करते हैं तो फसीउद्दीन बल्खी साहब कहते हैं कि यहाँ पर एक खिड़की थी,
शहर अजीमाबाद की खिड़की। खिड़की लफ्ज़ बहुत आमतौर पे हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो छोटा सा एक गेट होता है पीछे की तरफ। जी, तो खिड़की, अब हम लोग ज़रा एक दूसरे किले की तरफ जाएं, एक दूसरा शहर जो चारों तरफ से दीवारों से बंद था और दरवाज़ों से, यानी शाहजहानाबाद की बात करें तो शाहजहानाबाद में 14 दरवाजे और 14 खिड़कियाँ थीं। खिड़कियाँ उन इलाक़ों में होती थी जहाँ से आप आसानी से शहर के बाहर जा सकते हैं और शहर के अंदर आ सकते हैं, और ये खिड़कियाँ जो होती थी ये सिपाहियों की निगरानी में होती थी और अक्सर ज़मींदारों और नवाबों और बाकी मिनिस्टर्स के अंडर होती थी और उन्हीं के नाम पे होती थी। तो यहाँ पर जिस खिड़की का जिक्र किया है फसीउद्दीन साहब ने, वो यहाँ से किले तक का रास्ता था, जो यहाँ से शुरू होता था और अजीमाबाद के किले तक जाता था। और ये जो नौज़र कटरा है, ये शहज़ादे नौज़र सफ़वी के नाम पे है। ईरान में सफ़विद एम्पायर थी, सफ़वी शहज़ादे हैं शाह नौज़र कि जो यहाँ पर आए। शाहजहाँ का ही ज़माना है जब वो यहाँ पर आते हैं। हाँ, 1600s का ही वक्त है। अगर शाहजहाँ से ज़रा पहले आए होंगे तो जहांगीर होगा, लेकिन 1600s में वो आते हैं और इस जगह पे अपना एक महल तामीर करते हैं। उस महल के अंदर एक इमाम बाड़ा जो बारादरी थी, और जिसे मजलिस खाना या अशूर खाना या इमाम बाड़ा कह लीजिए, और एक मस्जिद थी, और उसके अलावा उनके महल का कॉम्प्लेक्स था जो अब धीरे धीरे छोटे छोटे घरों में बढ़ गया है। लेकिन जहाँ पे वो बारादरी थी, वो बारादरी अभी भी एक नया स्ट्रक्चर है लेकिन वो है, और उसके सामने एक मस्जिद भी है। तो हम लोग उस तरफ चल के एक नज़र देखते हैं। जब वो वाटर लॉगिंग हुई थी पटना में, पूरा पटना डूबा हुआ था ये इलाका से। ये देखिए ना, वो घर सामने वाला देखिए कितना वो नीचे चला गया वो। अभी तो उतर रहे हैं। अभी आप उतर, हम तो देखे ऐसा लगता है कि दबांग में हम लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। अच्छा, तो चाणक्य की गुफा भी ऐसे ही है, नीचे उतर जी, शहर पुराना है जी। वो भी ऐसे ही है ना, नीचे उतर उतर के। हाँ, तो बात वही है ना कि शहर पुराना है, वक्त के साथ साथ सड़कें ऊंची होती गईं, चीज़ें तो जहाँ पे थी वो वहीं रह गईं। ये रास्ता घाट की तरफ जाएगा तो यह होता चला जाएगा। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि दबांग में हम लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। ये पटना के सबसे ऊंची जगहों में से एक, ये जो मंदिर है, हाँ। ये उसी मतलब जो अभी हम लोग राजा सिंह के यहाँ जो उससे गए थे, तो वो भी इसी ट्रस्ट में आता है। वो प्रॉपर्टी भी राजा रूपनारायण सिंह बहादुर के ट्रस्ट में है, और ये मंदिर भी। वो सब एक ही। और हम लोग जब इधर आ रहे थे तो हमारे दाहिने हाथ पे एक और इमाम बाड़ा था, जो कर्नल कल्बे अली खां साहब का इमाम बाड़ा कहलाता है। ये भी अर्ली 1800s में बना है, और अब ये बहुत ज़्यादा रेनोवेट हो गया है, तो बिल्कुल ही नया कंस्ट्रक्शन है, तो ये बिल्कुल ही बदल चुका है। और दीवान मोहल्ले को याद रखिएगा, अंग्रेजी की पहली किताब जो किसी हिंदुस्तानी ने लिखी उससे भी, क्योंकि जो शेख दीन मोहम्मद है ये वही लखौरी था। दीवान मोहल्ले में। हम लोग जब इमाम बाड़ों की बात कर रहे थे तो ये हुआ कि शियों के इमाम बाड़े देखे। ये अहले सुन्नत हज़रात का इमाम बाड़ा है, यानी सुन्नियों। ये प्लेस जो है, अब पुराने ज़माने में किसी ये इमाम बाड़ा लिखा हुआ है, तो किसी ज़माने में ये बारादरी के नक्श पे होगा, नक्शे पे होगा, लेकिन अब गिर गया, दोबारा बना। हाँ, कुछ देर यहाँ पे रुकें। तो हम लोगों ने बात की थी महाराजा शताब राय की। तो इस जगह पर जहाँ पर अभी ये नए मकान है, यहाँ पर महाराजा शताब राय की हवेली हुआ करती थी, और उनके ख़ानदान से राय बादशाह बहादुर और राय सुल्तान बहादुर दो बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं 19th सेंचुरी के, तो वो दोनों यहाँ पे रहा करते थे। और ये इमाम बाड़ा जिस जगह पे है, ये भी एक इमाम बाड़ा है। ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, 1-2 साल पहले तैयार हुआ है इस शक्ल में। तो ये जो इमाम बाड़ा है, इसी के आसपास महाराजा शताब राय का इमाम बाड़ा था। और राय सुल्तान बहादुर और राय बादशाह बहादुर की जो बात है, उनके बारे में ये है कि वो गंगा जल लेके आते थे। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि ये महल्ला सीढ़ी घाट कहलाता है, और इसके बाद दुली घाट। तो दुली घाट के नवाब थे नवाब निजात हुसैन खां, और वो और राय बादशाह बहादुर ये दोस्त हुआ करते थे। तो नवाब निजात हुसैन खां घाट से गंगा जल लेके आते थे, और राय सुल्तान बहादुर के इमाम बाड़े में उस पर फातिहा दिया जाता था। और राय सुल्तान बहादुर और राय बादशाह बहादुर
मुहर्रम में जंजीर पहने हथकड़ी डाले यहाँ से दुलीघाट इमाम बाड़े में मजलिस में जाते थे। और इसी तरह जो पटना में बहुत मशहूर महल्ला है महाराजगंज, महाराजगंज पटना का एक महल्ला है जी। तो हाँ, तो वो महाराजगंज महाराजा राम नारायण मौजू के नाम पे है। और ये भी शायर थे फ़ारसी के। महाराजा राम नारायण मौजू के का बहुत मशहूर शेर है कि जब उन्हें ख़बर आई कि नवाब सिराजुद्दौला का कत्ल कर दिया गया है, तो उन्होंने एक शेर कहा कि गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। और ये उर्दू शायरी का पहला पैट्रियोटिक शेर कहा जाता है कि वतन परस्ती में, वतन की मोहब्बत में पहला अगर कोई शेर उर्दू शायरी में दर्ज किया जाता है तो महाराजा राम नारायण मौजू अज़ीमाबादी का ये शेर जो नवाब सिराजुद्दौला के शहादत पे है। और उसके बाद राजा शताब राय का ख़ानदान है, तो यहाँ पर राजा शताब राय। बहरहाल ये सब हिंदू थे लेकिन फॉलो करते थे जो देखिए ये पटना में जैसे बताया कि 3 कल्चर के हिंदुओं का इमाम बाड़ा होता था, शियाओं का, सुन्नियों का, इन सारों लोगों तो पूरी अकीदत। पटना में अब जैसे पटना की एक बहुत ख़ास बात ये है कि ये जो रिलीजियस डिवीज़न है ये पटना में बहुत बाद तक आया और अभी भी नहीं आया है, कह सकते हैं एक हद तक। फसीउद्दीन बल्खी साहब कहते हैं कि पटना में दंगे नहीं हुए, जितने भी कम्यूनल दंगे हुए हैं वो पटना में नहीं हुए हैं। इवन हाँ, शहर में उनका ये कहना है, मतलब जो अभी उस ज़माने का पटना है, उनका ये कहना है कि 1946 में भी पटना के अतराफ़ में सारे दंगे हुए लेकिन सिटी के अंदर दंगे नहीं हुए। हाँ, जबकि मिक्स आबादी है, बहुत ज़्यादा मिक्स आबादी। तो पटना का जो कल्चर था वो बहुत ज़्यादा मिला जुला कल्चर था। मतलब जो इनका ख़ानदान है, एक शायर थे इज्तबा रिजवी साहब, तो उनके ख़ानदान में तकरीबन 5 पुश्त से लगातार लोगों ने श्री कृष्ण के भजन लिखे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें होती आई हैं और किसी भी तरह का रिलीजियस क्लासिफिकेशन पैदा नहीं हुआ इस इलाके में, और अच्छी बात है कि अभी तक नहीं। और यहाँ पे राजा कल्याण सिंह की, महाराजा कल्याण सिंह की एक हवेली हुआ करती थी जो बिल्कुल घाट पे थी। ये उसके कुछ बचे हुए हिस्से हैं। जो बड़े मशहूर पेंटर थे सीताराम, उन्होंने इस हवेली का एक नक्शा भी बनाया है जो घाट से नज़र आता है। और फ्रांसिस बुकैनन जब आते हैं पटना तो उन्होंने भी घाट के किनारे की तमाम इमारतों का नक्शा बनाया, तो उन्होंने भी महाराजा कल्याण सिंह की इस हवेली का नक्शा बनाया है। उधर वाला नक्शा हमारे नीतीश कुमार बर्बाद कर दिया। ने बर्बाद कर दिया। 1922 में नवाब अहमद अली ख़ान बहादुर क़यामत जिनका पेन नेम था, वो यहाँ पर आते हैं। उनका मकान यहाँ से कुछ दूर उनका ससुराल था मुस्तफ़ाबाद में, और वो यहाँ पर उनको जागीरें मिलती हैं मुग़ल कोर्ट से। और वो जो ब्लू बिल्डिंग दिख रही है उसके बिल्कुल नीचे एक हवेली हुआ करती थी, बाग हवेली कहलाती थी। तो वो एक मुग़ल पैलेस हुआ करता था और वो उन्हें तोहफे में मिला और वो लोग वहाँ रहा करते थे। और फिर उसके बाद उनकी औलादें धीरे धीरे इस इलाके में अलग अलग जगह मकान बनाया। यहाँ पर उनके बड़े बेटे नवाब ख़ादम हुसैन ख़ान ने अपना मकान बनवाया था जिसे कोठी ख़ादम हुसैन ख़ान कहते थे। उसके बाद उनके भतीजे नवाब अली इब्राहिम ख़ान बहादुर नसीर जंग खलील ने अपना पुश्ता यहाँ पे बनवाया था और ये उनकी मस्जिद थी। ये दो लोग इसलिए ज़रूरी हैं कि अभी हम लोगों ने इमाम बाड़े देखे कि शियों का इमाम बाड़ा, सुन्नियों का इमाम बाड़ा, हिंदुओं का इमाम बाड़ा। नवाब अली इब्राहिम ख़ान खलील 1781 में ये वारेन हास्टिंग के साथ ये बनारस जाते हैं और बनारस के चीफ जस्टिस और सूबेदार मुकर्रर होते हैं और उसके कुछ साल बाद वहाँ के गवर्नर बनाए जाते हैं। अब ये वो ज़माना है जब काशी विश्वनाथ मंदिर दोबारा से बनाया जा रहा है। महाराजा रंजीत सिंह, महारानी अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, डोम्स बने, वहाँ के इमारत तैयार हुई। अब जो इमारत बच गई थी वो उसका नौबत खाना थी, जो एंट्रेंस था मंदिर का। उस मंदिर के एंट्रेंस में 2 पत्थर लगे थे, एक हिंदी में एक फ़ारसी में, और उसमें साफ साफ ये लिखा था कि यह नौबत खाना नवाब अजीज़ुल मुल्क अमीनुद्दौला अली इब्राहिम ख़ान ने बनवाया। अभी जो काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर तैयार किया गया है, जब वारेन हास्टिंग का ट्रायल चल रहा था लंदन में, तो उस ट्रायल में ये साफ साफ वारेन हास्टिंग का स्टेटमेंट है
कि जब उन्होंने ये ऑर्डर पास किया कि काशी विश्वनाथ का एक रास्ता तैयार होना चाहिए जो वो असल कॉरिडोर अब तक था इससे पहले, तो उसके लिए ये हुआ कि उसकी ज़िम्मेदारी अली इब्राहिम खां को दी गई। चूँकि वो वहाँ के गवर्नर थे तो ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि ये आप तैयार कराएंगे। उसमें एक इंसान का मकान था जो अपना मकान उस रास्ते में बेचने को तैयार नहीं था, और उसने अपनी ज़िंदगी भर वो मकान नहीं बेचा, और ये इतना वक्त गुजर गया कि वैरन हास्टिंग का वक्त ख़त्म हुआ और वो वापस लंदन चले गए। अली इब्राहिम खान ने उसके बाद, उस आदमी के मरने के बाद, उसके बेटे से वो मकान ख़रीदा और उसके बाद वो कॉरिडोर तैयार हुआ। फिर अंग्रेज़ी सरकार ने जब ये कहा कि आपकी जितनी भी लागत आई, जो भी खर्च हुआ है इस कॉरिडोर को बनाने में, इस रास्ते को बनाने में, वो हम आपको वापस अदा करेंगे, और अली इब्राहिम खान ने इससे इनकार कर दिया। तो वो कॉरिडोर और वो नौबत खाना, ये दोनों एक मुसलमान नवाब अली इब्राहिम खान की देन है, जो पटना के हैं, जिनकी ये मस्जिद है। इस मस्जिद में अभी भी पत्थर लगा हुआ है सामने, नवाब अजीज़ुल मुल्क अमीनुद्दौला अली इब्राहिम खान। ये मस्जिद 1785 की है, 1784 या 85 की है, यानी उनके बनारस जाने के बाद, और इसके बिल्कुल सामने उनका मकान था। और ये जो पुश्ता है, अच्छा यहाँ पे ये जितने भी मकान थे इन्हें पुश्ता कहा जाता था। पुश्ता उन मकानों कहते थे जो ज़मीन से उठ के बनाए जाते थे और गंगा की पुश्त पे होते थे, ताकि अगर गंगा का पानी आ भी जाए तो मकान के अंदर ना जाए। तो आप जितना इसे ज़मीन के ऊपर देख रहे हैं, इसके 2 फ्लोर ज़मीन के अंदर भी, और इसमें जी तहखाने भी हैं, और 1 फ्लोर तो बिल्कुल सरिहन ज़मीन के अंदर। और अली इब्राहिम खां के भाई थे नवाब अली कासिम खां। नवाब अली कासिम खां के परपोते हुए नवाब दिलदार अली खां। नवाब दिलदार अली खां के बड़े बेटे नवाब जाबिर अली खां के नाम पर इस मकान का नाम जाबिर मंजिल था, और अब इस मकान को हुसैनाबाद हाउस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जगह है इसको कहते हैं मीतन घाट, ये पूरा इलाका है। तो ये जो इलाका है इसका जो नाम है वो मुल्ला बदियुद्दीन साहब थे, जिनको मुल्ला मीतन के नाम से भी जाना जाता था। तो वो शाहजहां और ये क्या नाम है, औरंगज़ेब, उनके दौर के एक बहुत बड़े आलिम थे, सूफ़ी थे, बुज़ुर्ग थे, और यहाँ पे उनका मदरसा हुआ करता था। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पढ़ते थे, और पढ़ने वालों में हिंदू मुसलमान सारे लोग यहाँ पर थे। तो ये एक, और उन्हीं से निस्बत है इस मस्जिद की। तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ये मस्जिद है। और बाद में यहाँ पे एक और बुज़ुर्ग यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर हर साल उर्स होता है, यहाँ पर खानका है, यहाँ पर लाइब्रेरी है, और ख़ुद जो यहाँ पर के सज्जादा नशी हैं मौलाना शमी मुनम्मी साहब, तो वो अथॉरिटी माने जाते हैं सूफ़ीज़म के ऊपर। तो बिहार में आज के डेट में उनका जो काम है ख़ास कर सूफ़ीज़म, तसव्वुफ़ और इन सारी चीज़ों के ऊपर, वो अपने में नायाब है। तो कई लेक्चर वगैरह भी आपने उनका देखा होगा। तो और ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद उसी ज़माने की बनी हुई है, खूबसूरत और क़दीमी मस्जिद। इसके नीचे एक तहखाना है, अभी बोला है चाबी वो लेकर आएंगे। तो उस तहखाने में मामला ये हुआ था कि 1844 का एक दौर था। तो अभी सारे लोग जब फ़ोटो से फारिग हो जाएंगे तो फिर बताऊंगा ये। हम फारिग हो गए जी। तो हम लोग 1857 के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि किस तरह से 1857 में बगावत हुई, चीज़ें हुई। लेकिन 1857 की कहानी पहले से शुरू हुई थी। वो एक था 1844 पटना प्लॉट, के दत्ता जिन्होंने बिहार की हिस्ट्री लिखी है, फ्रीडम स्ट्रगल की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसको फॉरवर्ड किया है। उसमें एक पोर्शन है 1944-45 का। तो उसमें जिक्र होता है कि कुछ लोग हैं, कुछ गया के हैं, कुछ पटना के हैं, कुछ अलग अलग एतराफ़ के, कुछ नेवरा के हैं, उन लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की। तो उसमें एक नाम आता है ख्वाजा मोहम्मद नूर, जो जस्टिस हुए हैं पटना हाई कोर्ट के, उनके दादा हैं। वो ज़माने तक जब अंग्रेज़ों ने रेड मारना शुरू किया, इस मस्जिद के बेसमेंट में ज़माने तक वो छुपे रहे। और इसके अलावा एक मस्जिद और भी है, उसमें भी। तो मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में इस मस्जिद का एक अपना रोल है कि किस तरह से इनकलाबियों को, क्रांतिकारियों को छुपाने में, रुपोश करने में एक अलग रोल था। तो जब आप खुद जाके देखेंगे तो ये मस्जिद अपने में सबसे यूनिक ये है कि जितना बड़ा इसके अंदर ये है बेसमेंट, वो पटना में और भी 1-2 मस्जिद है, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं नहीं है। और ये उसी ज़माने की मस्जिद है, तकरीबन 350 साल पुरानी मस्जिद है। और हमारे यहाँ रिनोवेशन होता है तो लोग पुरानी चीज़ों को बर्बाद करते हैं, लेकिन इसके अंदर जाइएगा तो आपको पुरानी चीज़ अब भी वैसे ही उसी हालत में दिखेगी। तो ये यहाँ पर की जो अथॉरिटी है, जो कमेटी है, जो लोग इसकी देख रेख करते हैं, तो उनकी एक खूबी है कि उन्होंने मेंटेन कर रखा है चीज़ों को।
छोटे छोटे कमरे क्यों बनाए जाते हैं? गुजरा या कुछ लोग आते थे इसके लिए क्या नाम है कि चिल्ला होगा या ये होगा तो वो यहीं पे रहेंगे, इबादत करेंगे। और इन्हें कोठरियां कहा जाता था, और ये मतलब बहुत कॉमन थी। बड़े कमरे कम होते थे और छोटी छोटी कोठरियां ज़्यादा बनाई जाती थी। जैसे खानकाह के बारे में बताया जाता है कि ये लगता है जस्ट मुस्लिम श्राइन है, लेकिन हिंदुओं की जो अकीदत यहाँ रही है वो देखने लायक है। जैसे कुंवर सिंह के जो वालिद साहब है उनकी अकीदत यहाँ पे ये नन्हुमिया एक जगह होती है, उसके बारे में इन्होंने क्या नाम है हसन अस्करी साहब ने नन्हू मियाँ लिखा है बेसिकली। तो वहाँ पे एक खानकाह हुआ करती थी, वहाँ पे उनकी बहुत अकीदत थी। तो उस खानकाह को कुंवर सिंह के वालिद ने बहुत सारी जागीरें पटना, शाहाबाद, छपरा और दीगर इलाके में दी थी। और कुंवर सिंह खुद भी बहुत अकीदत रखते थे, इसी वजह कर लगातार कुंवर सिंह का पटना के इलाके में असर रहा। जब वो ज़मींदार इस इलाके के नहीं थे, वो उस इलाके के थे, मतलब शाहाबाद के, लेकिन वो लगातार यहाँ पे आते थे। एक लगातार जो हिंदू राजा और जो उनका रोल है वो खास सूफीज़म में जो यहाँ के बुजुर्ग गुजरे उनसे जो अकीदत थी, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल खुद जैसे बता रहे थे कि जिस तरह से, क्योंकि वो एक स्टोरी है, लोग लिखते हैं लेकिन है अक्सर हर जगह दिखता है। और जैसे यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया, बगल में जो घर है इनका, इनके शाह साहब को शाह जी का पुश्ता, हाँ, तो वो दो खानकाह के बीच में, वो ऐसे ही नहीं है। उसकी वजह एक कहानी बताई 1857 की कि किस तरह से उन्होंने वफादारी दिखाई, अंग्रेज़ों ने मौत के घाट उतार दिया। तो वो एक कहानी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर टीपू सुल्तान के पर पोते, जो अपने पर पोते हैं, मतलब उनके पोते के बेटे हैं, वो यहाँ पे अपने खानदान के साथ आराम फरमा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो बाद के जो बुजुर्ग गुजरे हैं उनके वो मुरीद होते हैं, तो वो यहीं रहे। और 1915 में उनका इंतकाल हुआ है, 42 साल की उम्र में, और उसमें कस्बा भी लगा हुआ है। इतनी शिद्दत से यहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठ जाइए, आप भी तो शहजादे बैरम शाह के बेटे हैं शहजादे शाह मोहम्मद करीम, जिनकी ये था। और इनकी विलादत कलकत्ते में होती है 1874 में, और 1915 पटना में इनका जो ताल्लुक़ था वो ये था इस खानकाह से कि इनके पीर जो थे वो हज़रत अमजद हुसैन साहब थे, जैनुद्दीन अहमद खान हैदर, और अवध के पहले नवाब बुरहानुल मुल्क के वालिद नवाब जनाब बीर मोहम्मद नासिर शाह, वो भी पटना में। तो इस तरह से तीन बहुत अहम खानदान है हिंदुस्तान के, मैसूर, अवध और बंगाल। मैसूर, अवध और बंगाल, इन तीनों की जगह है। और एक और बहुत अहम चीज़ कि बहादुर शाह जफ़र जो आखिरी मुग़ल बादशाह हैं, उनकी बीवी जो उनके साथ रंगून गई, बेगम ज़ीनत महल भी पटना की। और दो मुग़ल बादशाह पटना में क्राउन किए जाते हैं, एक तो शाह आलम सानी और दूसरे फर्रुख सिंह। इत्तफाक से दोनों का कत्ल किया गया जी, बिकना पहाड़ी। बिकना पहाड़ी का खानदान जो गालिबन नवाब